अब हम लोग पढ़ने वाले हैं होम रूल आंदोलन। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन का जो उदय है वो आयरलैंड से हुआ था। कैसा शब्द है ये? आयरिश शब्द है। इसका मतलब होता है स्वशासन, सेल्फ रूल्ड। इसके प्रणेता कौन थे? रेडमांड। प्रणेता कौन थे? रेडमांड। इसका उद्देश्य क्या था? स्वशासन की प्राप्ति। भारत में होम रूल दो आदमी चलाया, एनी बेसेंट और तिलक, और दोनों का एक ही उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन के अंदर संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। हिंसक नहीं, संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना, मगर ब्रिटिश शासन के अंदर ही, आखिर भारत में होम रूल आंदोलन कमज़ोर कैसे हुआ? तो होम रूल आंदोलन कमज़ोर कैसे हुआ? तो देखो, एक तो जेल भेज दिया गया एनी बेसेंट को, वीपी वाडिया को, अरुण जेल को जेल भेज दिया गया। दूसरा, जब तिलक को वैलेंटाइन सिरोल में भारतीय शांति का जनक कहा गया तो मुकदमा लड़ने हेतु लंदन चले गए। इसके कारण होम रूल आंदोलन कमज़ोर हो गया। फिर 1920 में क्या किए कि दोनों होम रूल संस्था को, तिलक और एनी बेसेंट वाली संस्था को मिला के अखिल भारतीय होम रूल लीग बना दिए। कौन? महात्मा गांधी। इसी का नाम सत्याग्रह सभा कर दिए। ठीक है, सॉरी, इसी का नाम स्वराज सभा कर दिए थे गांधी। बिहार में होम रूल लीग आंदोलन कब चला? 16 दिसंबर 1916। 16 दिसंबर 1916 पटना के बांकीपुर में आयोजित हुआ। ठीक है, इस सभा में होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष बने मजरूल हक। हमारा तो हक है होम का रूल में, तो मजरूल हक। उपाध्यक्ष बने श्याम बहादुर पूर्णेंदु, जो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार की तरफ से उपस्थित थे। फिर खान बहादुर सरफराज। फिर सचिव बने बैद्यनाथ नारायण और चंद्रवंशी सहाय, बैद्यनाथ नारायण, पूर्णेंदु, खान बहादुर सरफराज, और अध्यक्ष बने ये मोहम्मद मजरूल हक। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तिलक का होम रूल और एनी बेसेंट का होम रूल, इस दोनों में कुछ अंतर है। सबसे पहले होम रूल लीग का स्थापना किसने किया था? तिलक ने किया था 28 अप्रैल 1916 को। लेकिन उसके बाद ये सितंबर 1916 को ये एनी बेसेंट होम रूल लीग का स्थापना की। लेकिन आंदोलन सबसे पहले चलाई एनी बेसेंट, लेडी फर्स्ट। इसका स्थापना था अप्रैल 1916, इसका था सितंबर 1916। इसका हेडक्वार्टर था पूना, लेकिन शुरू किया बेलग्राम से। और एनी बेसेंट वाला का था मद्रास के अडियार से, जहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी का। फिर से उसके बाद याद रखेंगे कि जो तिलक वाला होम रूल लीग है ना, उसके अध्यक्ष थे जोसेफ बटिस्टा, और उसके सचिव थे एनसी केलकर। अध्यक्ष थे जोसेफ बटिस्टा और सचिव थे एनसी केलकर। लेकिन एनी बेसेंट वाला का जो अध्यक्ष थी ये खुद थी, और सचिव थी जॉर्ज अरुंडेल की अकलैंड, ऐसे कुछ करके नाम थे। और तिलक वाले में कौन थे? बीएस मुंजे थे और आरपी करदार थे। यहाँ पे सदस्य का संख्या बहुत कम था, इसकी मात्र 6 शाखा था। इससे जुड़े थे बीएस मुंजे, आरपी करदार। एनी बेसेंट वाले होम रूल लीग से बहुत लोग जुड़ा था। एक तो नेहरू जुड़े थे, फिर मोतीलाल नेहरू जुड़े थे, सुब्रमण्यम अय्यर जुड़े थे, बीपी वाडिया जुड़े थे, वी चक्रवर्ती जुड़े थे, लाला लाजपत राय जुड़े थे, तेज बहादुर सप्रू जुड़े थे, और मदन मोहन मालवीय जुड़े थे। एक तरीके से देख सकते हैं जो एनी बेसेंट वाला होम रूल है ना, इसमें हिंदुवादी संगठन के सब लोग जुड़े थे, हिंदू महासभा के। लाजपत राय, सप्रू, मालवीय, ये सब कोई जुड़े थे। केवल बीएस मुंजे इधर थे और आरपी कड़ीदार, इधर सुब्रमण्यम अय्यर, नेहरू, बी चक्रवर्ती, बीपी वाडिया, ये सब जुड़े थे। एनी बेसेंट वाला संस्था ज़्यादा बड़ा था। ये जो प्रचार किए थे केसरी और मराठा पत्रिका से, और एनी बेसेंट की थी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ से। इसका जो क्षेत्र था प्रचार का तिलक वाला, वो महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र में सिर्फ बॉम्बे को छोड़ के बरार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, और इसका था संपूर्ण भारत केवल तिलक को छोड़ के। तो तिलक कहाँ थे? महाराष्ट्र के बरार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बॉम्बे को छोड़ के। फिर से लखनऊ अधिवेशन में ये खुश होकर बोले कि
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और 1914 में एनी बेसेंट बोली मद्रास अधिवेशन में कि भारत अब शिशु नहीं है, वो राजनीतिक हो जानता है। एक बात याद रखेंगे, तिलक ने गोपाल कृष्ण एक सवाल पूछता है, एनटीआरई में पूछा भी था कि तिलक ने किसको अपने संगठन में शामिल ना होने दिया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता को। एक तो गांधी के गुरु थे ये, और ये थोड़ा उच्च वर्गीय नेता थे। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए शांतिपूर्ण तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के साथ स्वराज को साथ में जोड़कर प्रस्तुत किया। एक तो क्षेत्रीय भाषा में सीखा, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण, फिर से स्वशासन के अंतर्गत परिषद और जिला और नगर पालिका में प्रांतीय स्तर पर पूर्ण स्थानीय सरकार का निर्माण करना, जातिगत भेदभाव समाप्त करना और राजनीतिक शिक्षा की और चर्चा को बढ़ावा देना। राजनीतिक शिक्षा और चर्चा को बढ़ावा देना, जातिगत भेदभाव समाप्त करना और स्वशासन के अंतर्गत परिषद, जिला परिषद, न्यायालय, पूर्ण स्थानीय सरकार का निर्माण करना। स्थानीय सरकार का निर्माण तो क्या क्या है, एक तो है स्वशासन प्राप्त करना शांति तरीके से, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का प्रसार, स्वराज की मांग के साथ जोड़ के फिर से तुमको स्थानीय स्वशासन का निर्माण करना, जातिगत भेदभाव को सीमित रखना, ठीक है, और राजनीतिक शिक्षा बढ़ावा देना, यही है। फिर से यहाँ पे देखें, होम रूल लीग के बारे में विचार कीजिए। एनी बेसेंट के लीग पहले महाराष्ट्र में तिलक ने होम रूल लीग की शुरुआत की। हाँ, तो होम रूल लीग की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? तिलक ने ही किया था। कहाँ पे किया था? महाराष्ट्र में किया था, और ये अप्रैल 1916 में ही कर दिया था, जबकि एनी बेसेंट जो है सितंबर 1916 में करेगी, ठीक है। लेकिन आंदोलन बोले किसने शुरुआत किया था, तो एनी बेसेंट ने। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। एनी बेसेंट की लीग की तुलना में तिलक होम रूल लीग अधिक क्षेत्र में फैला था नहीं। तिलक तो केवल कहाँ फैला था? महाराष्ट्र के क्षेत्र में, वो भी महाराष्ट्र में किसको? बॉम्बे को छोड़ के। अपना ये अब महाराष्ट्र के अलावा और कहाँ पे? एक तो मध्य प्रांत में, फिर बराड़ में, फिर कर्नाटक में, और तिलक ने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया था? पुणे में। जबकि जो आपका एनी बेसेंट है संपूर्ण भारत में फैला था, केवल तिलक वाले क्षेत्र को छोड़ के। और ये अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाई थी? जहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर था, मद्रास के अदियाड़ में। दूसरी बात, जो एनी बेसेंट वाला लीग है उसमें बहुत लोग जुड़ा था। हिंदू महासभा से जुड़े थे मदन मोहन मालवीय, फिर लाला लाजपत राय जुड़े थे, फिर जयकर ये एम.आर. जयकर जुड़े थे, फिर अरुण जेटली इनके उपाध्यक्ष थे, सचिव थे। अध्यक्ष खुद एनी बेसेंट बनी थी। फिर नेहरू जुड़े थे, फिर वीपी वाडिया जुड़े थे, फिर वी.आर. चक्रवर्ती जुड़े थे। लेकिन जो आपका तिलक वाला है उससे जुड़ा था सिर्फ एक ही हिंदूवादी लोग, एक था बी.एस. मुंजे जो पुणे में स्कूल स्थापना किया था, मिलिट्री स्कूल, और एक जुड़ा था आर.के. कर्दीदारा से कुछ करके, क्या नाम है, यहाँ देखो, आर.पी. कबीरदार। फिर यहाँ पे देखो, भारत में होम रूल लीग आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले एनी बेसेंट भारत में की थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले एनी बेसेंट भारत में की थी। ये बात सही है कि गलत? ये गलत है। इसकी शुरुआत सबसे पहले अरे यार, ये स्टेटमेंट तो सही होना चाहिए, ठीक है। आंदोलन की शुरुआत तो यही की थी, लेकिन फिर भी देखते हैं। इसकी अवधारणा जर्मनी से ली गई थी? नहीं, आयरिश से ली गई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व करते समय तिलक की मृत्यु हो गई? नहीं। इसने ब्रिटिश शासकों को अगस्त की घोषणा के साथ आने के लिए मजबूर किया? बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है, याद कर लो कि ये अगस्त की घोषणा ज़बरदस्ती
होम रूल वाला आंदोलन वाला सब ब्रिटिश शासक के ऊपर प्रेशर डाल के लिया आया। फिर यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट। होम रूल के बारे में कौन सा कथन सही है? 1916 में था कि एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लीग मॉडल के आधार पे मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करके अपने निर्णय की घोषणा की थी। तो कहाँ पे की थी एनी बेसेंट अपना हेडक्वार्टर? बिल्कुल की थी 1916 में। वो भी कहाँ पे? सितंबर 1916 में। कहाँ पे? तो मद्रास में। मद्रास में कहाँ पे? तो अडियार में। फिर है यहाँ पे 1916 में तिलक ने पूना में मुख्यालय में अपना बनाया था। बिल्कुल सही है। तिलक ने कहाँ बनाया था मुख्यालय? पूना में। ठीक है। होम रूल लीग के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना जिम्मेदार है? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोग शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग आवाज़ उठाया। क्या क्या आवाज़ उठाया था, क्या क्या उद्देश्य था? तो एक तो शांतिपूर्ण तरीके से स्वशासन प्राप्त करना, दूसरा था राजनीतिक शिक्षा देना, तीसरा था ये स्थानीय स्वशासन का निर्माण करना, जिला स्तर पे स्थानीय स्वशासन का निर्माण करना, तीसरा क्षेत्रीय भाषा को भी लेकर ये लोग मुद्दा उठाया था। किस स्थान पर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो तिलक ने किया था पूना में। पूना में किया था, ठीक है ना। पूना के कहाँ पे? पूना में किया था। और इसका फैलावा कहाँ पे था? और वो कहाँ पे की थी? एनी बेसेंट मद्रास में। और ये कहाँ पे किया था? पूना में। और ये भी मद्रास के कहाँ पे? अडियार में। और तिलक का जो फैलाव कहाँ था? तो वो मद्रास में था, बॉम्बे को छोड़ के। कहाँ पे? बराड़ में, मध्य प्रांत में और कर्नाटक में। सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो देखो सितंबर बोल रहा है, तो पहले किया था लीग का स्थापना अप्रैल में। किसने? तिलक ने। तिलक ने अप्रैल में ही कर लिया था। टीए आर्मी ऐसे याद कर सकते हो। टीए, अरे यार ऐसे याद कर सकते हो। टीए आर्मी मतलब तिलक ने अप्रैल में 1916 में स्थापना किया था। बाद में एनी बेसेंट सितंबर में स्थापना की थी। एएस, टीए एएस ऐसे याद कर सकते हो। इसको याद कर सकते हो इसे ताश, टी ए एस ताश। तिलक कब किया? अप्रैल में। एनी बेसेंट कब की? सितंबर में। और दोनों कब हुआ? 1916 में। फिर से यहाँ पर है, अब यहाँ पे बोल रहा है होम रूल लीग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914-15 में प्रस्तुत की थी। नहीं, 1916 में न प्रस्तुत की थी। सबसे पहले तो ये प्रस्तुत की थी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बराड़ तक सीमित थी। बिल्कुल सही है। जबकि उसमें भी बॉम्बे को छोड़ के, जबकि एनी बेसेंट का पूरा जगह था। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली था। नहीं, एनी बेसेंट वाला अधिक शक्तिशाली था। ठीक है ना। तिलक और बेसेंट के मतभेद के उपरांत लीग, हाँ दोनों में मतभेद बना था, ये बात सही है। दोनों कभी साथ मिलकर आंदोलन नहीं चलाए। फिर से यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो कौन नहीं जुड़ा था? एनी बेसेंट तो जुड़ी थी ही। एनी बेसेंट वाले में कौन शामिल थे? एनी बेसेंट के साथ शामिल थे हिंदू महासभा के मदन मोहन मालवीय। फिर एक थे एम आर जयकर। फिर एक कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर। फिर एक कौन थे? वीपी वाडिया। फिर कौन थे? बी आर चक्रवर्ती। फिर कौन थे? मोतीलाल नेहरू। फिर कौन थे? जे एल नेहरू। लेकिन और इसके जगह पे तो ये सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगी, ये सही हो जाएगा। और तिलक वाले में कौन थे? तो हिंदू महासभा के एक ही थे, बी एस मुंजे। और कौन थे साथ में? एक कौन थे, नाम बताओ? आर पी करीदार। आर पी कदरीदार।
सियर दास नहीं जुड़े थे, ठीक है, होम रूल आंदोलन से। होम रूल लीग सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो देखो, होम रूल लीग आंदोलन तो लेडी फर्स्ट एनी बेसेंट, ठीक है। लेकिन लीग का स्थापना की बात करें तो तिलक। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? तो इसी के परिणाम स्वरूप होम रूल आंदोलन चला था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखो एनी बेसेंट के बारे में, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, बिल्कुल सही है। इसने कांग्रेस का एक बार अध्यक्ष बनी थी, वो भी 1917 में, ये भी सही है। फिर से यहाँ पे बोल रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापिका थी, ये बात गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में हुआ था मैडम HP आउटलेट ब्लेट्सलुस्की के द्वारा। लेकिन इसका जो है हेड, इसकी सदस्य 1879 में एनी बेसेंट बन गई थी और ये भारत आई थी 1893 में कि 1883 में से कुछ करके, और ये 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना की थी। फिर से यहाँ पर है निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन कर 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रख लिया? तो देखो, गांधी जी ने तिलक वाला और एनी बेसेंट वाला दोनों को मिलाकर 1920 में ये होम रूल लीग का नाम रख दिया स्वराज सभा। फिर गोलमेज सम्मेलन के बारे में। अब तो गोलमेज सम्मेलन पढ़ने से पहले ये पूरा जो क्रोनोलॉजी है आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी है। सबसे पहले 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था। इसी में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। फिर क्या हुआ, गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी थी, लेकिन इरविन ने इसको अस्वीकार कर दिया। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरुआत हो गया नमक कानून तोड़ के। अब उसके बाद अंग्रेज़ों को डर लगने लगा, तो अंग्रेज बात करने के लिए सम्मेलन बुलाए। इसी क्रम में 3 सम्मेलन बुलाए। पहला सम्मेलन होता है 1930 को, कब? तब 12 नवंबर 1930। दूसरा, फिर उसके बाद क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ गांधी को शामिल करने के लिए 5 मार्च 1931 को। फिर इसमें क्या किया, भगत को फांसी दे दिया गया 23 मार्च 1931 को। फिर कराची अधिवेशन उसी साल होता है कि गांधी इरविन समझौता को सहमति दी जाती है, किस में? कराची अधिवेशन में। उसके बाद सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 को, सितंबर 1932 को होती है। इसी में क्या होता है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हो जाती है 16 अगस्त 1932 को। फिर उसके बाद पूना पैक्ट हो जाता है, कब? 26 सितंबर 1932 को होता है। 26 सितंबर 24 या 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। उसके बाद फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932 को, ठीक है। 17 नवंबर 1932 को पहले पूना पैक्ट हुआ, फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। उसके बाद 1935 का अधिनियम आता है। तो ये बात याद रहेगा। कहाँ पे बच्चा कन्फ्यूजन होगा? बच्चा इसमें कन्फ्यूजन होगा, पहले होता है पूना पैक्ट, फिर होता है थर्ड गोलमेज सम्मेलन, और ये पहले होता है, इसमें क्या होता है, कराची अधिवेशन लास्ट में होता है इन दोनों के बाद, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन से पहले। अब यहाँ पे कुछ बात याद रखेंगे कि गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ था, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों एक लाइन से, तीनों साल हुआ, 30, 31, 32। ये हुआ था नवंबर 1930 में, 12 नवंबर 1930। ये हुआ था सितंबर 1931 और ये हुआ था 17 नवंबर 1930। तो NSN, ठीक है। उसके बाद जो गोलमेज सम्मेलन में आपको याद रखेंगे, पहले वाले में जो वायसराय था इरविन था, बाकी जो दोनों गोलमेज सम्मेलन बना उसमें वेलिंगटन वायसराय था। PM तीनों में सेम रहेगा MC मैकडोनाल्ड, राजा उस समय तीनों में सेम रहेगा जॉर्ज पंचम, सचिव सैमुअल हॉरे रहेगा तीनों में सेम। बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि पहला वाला में इरविन, बाकी दोनों में वेलिंगटन। अब रिप्रेजेंटेटिव कब आ जाते हैं कि कौन से सम्मेलन में कितने सदस्य भारत से शामिल हुए थे। पहला वाले में शामिल हुए थे 89 या 90, कहीं पर 89 लिखा रहेगा तो कहीं पे 90 लिखा रहेगा, जिसमें 16 देसी रियासत से, 16 भारतीय ब्रिटिश राजनीतिक दल और 57 ब्रिटिश प्रांत से। दूसरे बारे में 155 या 100 कहीं पे लिखा रहेगा।
और तीसरे वाले में 45। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पहले वाले में शामिल हुआ था 89। ये आप देखेंगे कि किस किस सम्मेलन में कौन कौन शामिल हुआ था। तब पहले सम्मेलन में उदारवादी दल से शामिल हुआ था तेज बहादुर सप्रू और चिंतामणि। हिंदू महासभा से कौन शामिल होगा बताइए। तो मदन मोहन मालवीय शामिल पहले वाले में नहीं होंगे, ये बात याद रखेंगे, दूसरे वाले में होंगे। हिंदू महासभा से एम आर जयकर और तेज बहादुर सप्रू शामिल होंगे। एम आर जयकर और बी एस मुंजे शामिल होंगे। एम आर जयकर और बी एस मुंजे ये कौन है, ये तिलक वाले शामिल हुए और ये एनी बेसेंट वाले शामिल हुए। मुस्लिम लीग से कौन शामिल हुए, तो इसका ट्रिक हम बनाए हैं आमो। इसका ट्रिक बनाए हम आमो। मुस्लिम लीग से कौन शामिल हुआ, तो आमो। आगा खां, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद शफ़ी और फिर मोहम्मद अली जीना। आगा खां, मोहम्मद शफ़ी और मोहम्मद अली जीना। दलित वर्ग से कौन हुआ, तो अम्बेडकर। एंग्लो इंडियन से कौन हुआ, केटी पॉल। सिख से कौन हुआ, तो सरदार सिंह और उज्जवल सिंह। याद रखेंगे, लाला लाजपत राय नहीं। लाला लाजपत राय तो कभी शामिल हुए ही नहीं, ठीक है ना। लाला लाजपत राय तो पहले ही मर जाते हैं। उद्योगपति के रूप में कौन शामिल हुआ, तो होमी माता, होमी मोदी। पहले में कौन शामिल हुआ, तो होमी मोदी। दूसरा में कौन होगा, घनश्याम दास बिरला। फिर यहाँ पे है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। आपको एक बार नोट करके लिखा हुआ यहाँ पे कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही महिला लोग बहुत ज़्यादा नज़र आती है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन एकमात्र सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस शामिल होता है। उसमें भी कांग्रेस की तरफ से गांधी शामिल होते हैं और महिला प्रतिनिधि के रूप में सरोजनी नायडू, बेगम बेगम जहां आरा शाहनवाज। बेगम जहां आरा शाहनवाज, ये इम्पोर्टेंट नाम है, बेगम जहां आरा शाहनवाज। राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन मालवीय। पहले बार में जबकि कौन शामिल था, बी एस मुंजे और एम आर जयकर, लेकिन दूसरे बारे में ये मदन मोहन मालवीय। उसके बाद तेज बहादुर सप्रू भी शामिल होंगे उदारवादी दल से इसमें। और दलित वर्ग से कौन हुए, अम्बेडकर शामिल हुए। उसके बाद मुसलमान की तरफ से आगा खां, शौकत अली जिन्ना। आगा खां, शौकत अली जिन्ना, लगभग वही लोग शामिल हुए। दूसरे वाले में भी जिन्ना शामिल हुआ था और आगा खां, पहले वाले में भी आगा खां शामिल हुए थे। गांधी के साथ याद रखेंगे इसी सम्मेलन में प्यारे लाल आए थे, एनी बेसेंट आई थी और घनश्याम दास बिरला आई थी। एनी बेसेंट अपनी ओर से आई थी, मेनली गांधी के साथ आए थे प्यारे लाल और जेडी बिरला। तीसरे वाले सम्मेलन में आपको याद रखना कि 46 या 45 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें अधिकतर या तो प्रेजेंट ही नहीं थे तीसरे वाले में या फिर उनको बुलाया ही नहीं गया था। इस कारण इसमें तो सबसे कम भागीदारी थी तीसरे वाले में सम्मेलन में। सबसे अधिक भागीदारी दूसरे वाले में थी, सबसे कम उसके बाद पहले वाले में थी। आपको याद रखेंगे कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इंग्लैंड की लेबर पार्टी भी भाग नहीं ली थी। और आपको बात याद रखेंगे कि जो जिन्ना है उसको तो इनवाइट ही नहीं किया गया था। जिन्ना पहला दूसरे में आया था, तीसरा वाले में इनवाइट ही नहीं किया गया था। तो मुस्लिम लीग से कौन आया, आगा खां और एम डी इकबाल जो मुस्लिम की मांग करता है पाकिस्तान की, वो आया था। महिला की तरफ से कौन आई थी, तो बेगम जहां आरा। पहले में कोई महिला नहीं आई थी, दूसरी में सरोजनी नायडू, तीसरा में फिर बेगम जहां आरा आती है। उग्रवादी दल से कौन आता है, तेज बहादुर सप्रू। आंग्ल भारतीय तरफ से पहले में कौन आया था, ये केटी पॉल। दूसरे में आता है हेनरी गिडनी। आपको याद रखिएगा अगर सवाल पूछे कि कौन है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था, तो महिला की तरफ से थी बेगम जहां आरा और दलित वर्ग की तरफ से ये अम्बेडकर और उदारवादी की तरफ से था तेज बहादुर सप्रू। तो ये लोग तीन ऐसा आदमी है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अब इसको कह रहा सजाने के लिए, तो बताओ कौन कैसे सजाएंगे। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा कब हुई, तो 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932 सोरगस महाजनपद में। ये पूना पे कब हुआ, तो 24 सितंबर 1932। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो ये 12 नवंबर 1931। और ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो ये 5 मार्च 1931। अब ये सजा लो। अब यहाँ पे दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो यहाँ पे डेट देकर साथ में मंथ भी है, तो हम इसका ट्रिक बताए थे NSN।
यानी कि पहला हुआ नवंबर में, दूसरा हुआ सितंबर में, तीसरा हुआ अभी नवंबर में। 30, 31, 32। फिर यहाँ पर है तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 32 में हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो नवंबर 30 में। फिर डैश पर चर्चा करने के लिए अंग्रेजों द्वारा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो भारत का जो संवैधानिक सुधार है ना, उस पर चर्चा करने के लिए अंग्रेजों द्वारा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। फिर यहाँ पर है 1930 के दशक में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संबंध में सही विकल्प चुनें। तो 1930 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके बारे में सही कथन क्या है, तो इसमें तीनों में अंबेडकर भाग लिया था, जहारा और सप्रू भाग लिया था। गांधी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए नहीं, कांग्रेस एकमात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन की खासियत ये है कि सबसे ज़्यादा संख्या लोगों की दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही था। पहले गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय रीडिंग था नहीं, पहले में इरविन था, बाकी दोनों में विलिंगटन था। कांग्रेस तीनों सम्मेलन में भाग लिया नहीं, केवल मात्र दूसरे। पहले गोलमेज सम्मेलन में भारतीय पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया, तब अब पहले में किया था कौन, मोदी, और दूसरे में कौन किया था, घनश्याम दास बिरला, जो कि महात्मा गांधी के साथ आए थे। फिर यहाँ पे लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय शाही का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो केटी पॉल ने किया था पहले में, दूसरे में हेनरी किड ने किया था। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे, तो लंदन गए थे ना, तो SS राजपूताना जहाज से गए थे और वो ठहरे थे किंग्सले हॉल में। कहाँ ठहरे थे, किंग्सले हॉल में। और आपको बता दें कि लंदन में जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ है वो जेम्स पैलेस में हुआ, वो है लेब जेम्स पैलेस में, लेकिन गांधी जी ठहरे थे किंग्सले हॉल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा, तो सांप्रदायिक पंचायत मुद्दे पर असफल रहा। वो ठीक है ना, नेहरू ये अंबेडकर और गांधी में मामला फंस जाता है। अब यहाँ पे गांधी इरविन समझौता था, पता ही कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1931। 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसमें क्या क्या हुआ था समझौता में बात हुआ था। गांधी बोले कि हम चलिए सभी नया अवज्ञा आंदोलन अब समाप्त कर देंगे। फिर गांधी बोले कि आप जो युद्ध में बंदी बनाए हैं बेकसूर लोग को, तो उसको छोड़ दीजिए, तो इसको छोड़ दिया गया। फिर बोला जो शराब पिएगा उसका धरना का अधिकार दीजिए, उसके खिलाफ। फिर बोला नमक बनाने का अधिकार दीजिए, ये BBI है, गांधी इरविन समझौता में ये बात था। फिर बोला गया कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारी शामिल होगा, तो ये 4-5 मांगे थी। फिर से है 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या था, तो 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए सहमति हो गया, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग करने के लिए रेडी हो गया, तब पहला हो गया। फिर से यहाँ पर ये है गांधी इरविन समझौते पर निम्नलिखित में से क्या शामिल है, तो ये संधि से पहले सम्मेलन हुए समझौते पर चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा गया, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन को तत्काल और सभी प्रकार के प्रभावी ढंग से वापस लेने के लिए कहा गया। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार भी तत्काल, हाँ ये भी बोला गया था कि कोई भी लोग अब ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेगा, ये भी बोला था। हाँ ये बात सही है कि ये बोला था कि नमक बनाने देंगे। चौथा देखो, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, स्पेशली आपको इस स्टेटमेंट पे ध्यान रखना है। सरकार नमक प्रशासन से संबंधित मौजूदा कानून के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगी और नमक अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। अब क्या है, नमक बनाने का अधिकार दे दिया गया था, नमक बनाने का अधिकार दे दिया गया था, इसी कारण ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। 1931 के गांधी इरविन समझौता के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो सरकार उन कैदियों की रिहा नहीं करेगी जो अहिंसक थे। सरकार जो
करेगी तो ये क्या है, गलत है। फिर से यहाँ पे देखो, सरकार उन कैदियों को रिहा नहीं करेगी जिन्हें शराब और विदेशी दुकानों पे शांतिपूर्ण धरना दिया था, नहीं रिहा करेगी। और शांतिपूर्ण धरना देने का भी अधिकार मिल गया शराब की दुकानों पे। कांग्रेस अभिनय अवज्ञा आंदोलन वापस नहीं लेगा, वापस लेगा, गोलमेज सम्मेलन में भी शामिल होगा। कांग्रेस सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति हुआ, बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि गांधी इरविन समझौता को जब कराची अधिवेशन में एक्सेप्टेंस किया गया तो सब कोई विरोध किया, लेकिन एक आदमी गांधी का विरोध नहीं किया। उसका नाम क्या था, तो वो आदमी पुरुष था तो विरोध नहीं किया, पुरुष का पुरुषोत्तम दास टंडन। फिर से यहाँ पे बोल रहा है, कांग्रेस कराची अधिवेशन निम्नलिखित में से किस प्रतिनिधि ने गांधी समझौता का विरोध नहीं किया, तो पुरुषोत्तम दास टंडन। यहाँ पे बोल रहा है कि कराची अधिवेशन में किसने गांधी की बातों को पराकाष्ठा माना था, तो बोस माना था कि गांधी बहुत महान है। फिर से यहाँ पर है, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पहली बार पारित किए गए, तो मौलिक अधिकार आर्थिक सुधार को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था कराची अधिवेशन में, और इस प्रस्ताव को तैयार किया था नेहरू। महात्मा गांधी कहें कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। इसी को देख के एस.सी. बोस बोले महात्मा गांधी की पराकाष्ठा माने। कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात जान ले, पटेल था। इसमें गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दिया गया। इसमें पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को फिर से दोहराया गया। मौलिक अधिकार, राष्ट्र आर्थिक नीति पर बात किया गया, और इन सब के जो बलिदान है इसकी प्रशंसा की गई। फिर यहाँ पर बोला गया, गांधी इरविन समझौते से हस्ताक्षरित होने वाले प्रमुख में किसने भूमिका निभाई, तो भले हस्ताक्षर किया था गांधी ही, लेकिन प्रमुख भूमिका निभाया था तेज बहादुर सप्रू और अहमद जयकर। तेज बहादुर सप्रू और अहमद जयकर। अच्छा, इन दोनों का नाम अभी और कहीं पे देखे हो, तेज बहादुर सप्रू और अहमद जयकर का नाम कहाँ था। ये तेज बहादुर सप्रू और अहमद जयकर का नाम था एनी बेसेंट वाले संस्था से ये दोनों जुड़े थे। और चिंतामणि का नाम कहाँ देखे हो, तो ये उदारवादी जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन है, तो ये तेज बहादुर सप्रू के साथ आए थे चिंतामणि। फिर यहाँ पर है, गांधी इरविन समझौते में किसके मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी, तो एनी बेसेंट ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी, लेकिन किसके प्रयास से हुआ था, तो ये किसके प्रयास से हुआ था, नहीं मध्यस्थता किस, एनी बेसेंट ने, वीवीआई क्वेश्चन है। तेज बहादुर सप्रू और अहमद जयकर, ये तो तारीफ ने की थी। हाँ, तो ये है, निम्नलिखित में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था, तो नायडू ने कहा था। फिर से यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार गांधी को यरबदा जेल से कब रिहा किया गया, 26 जनवरी 1931। इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता का मसौदा किसने तैयार किया, हर्बर्ट इमर्सन ने किया। फिर यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना का पुरस्कार बोला था। संतावना का पुरस्कार कौन बोला था, संतावना का पुरस्कार बोला था नायडू, नहीं नायडू ने एलन करके कोई बोला था, एलन संतावना का पुरस्कार। अब यहाँ पर है तुमको सांप्रदायिक पंचायत घोषणा और पूना समझौता। तो यहाँ पे देखो, सांप्रदायिक पंचायत घोषणा और पूना समझौता, इसका बैकग्राउंड क्या है, तो जैसे ही सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो इसमें क्या था, ब्रिटिश पीएम जो था एमसी मैकडोनाल्ड, वह सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर देता है। कब, 16 अगस्त 1932। इंपॉर्टेंट डेट है 16 अगस्त 1932। इसमें यह प्रावधान था कि अब प्रांतीय स्तर पे क्या है, प्रांतीय स्तर पे 1919 में तो मिल ही गया था मुसलमानों को, तब प्रांतीय स्तर पे सिख, दलित, मुसलमान, ईसाई, महिला को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा, पृथक निर्वाचन मंडल। केवल दलित के लिए घोषणा नहीं था, ये बात याद रखेंगे, जो कम्युनल घोषणा था केवल दलित के लिए नहीं था, सिख, दलित,
मुसलमान, ईसाई, महिला के लिए भी था। किसके लिए नहीं था? तो बौद्ध के लिए नहीं था, जैन के लिए नहीं था। ये सवाल भी पूछा हुआ है। और क्या था? प्रांतीय स्तर पे दलितों के लिए सीट का आरक्षण, ये भी था। फिर पूना समझौता हो गया 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। पूना समझौता में क्या हुआ था कि जैसे ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुआ, तो इसके कारण गांधी क्या हुई, अपना पहला आमरण अनशन शुरू कर दिया। अपनी ज़िंदगी का पहला आमरण अनशन शुरू किए थे 20 सितंबर 1932 को। 2020 खेलना स्टार्ट किए 20 सितंबर 1922 को। कहाँ पे किए थे? पूना के यरवदा जेल में। गांधी के आमरण अनशन का टैगोर भी साथ दिया, और टैगोर भी साथ दिए थे इसके आमरण अनशन में। और गांधी के साथ एनसी राजा नाम करके एक आदमी थे, वो भी आमरण अनशन किए। तो पूना समझौता से एनसी राजा का भी नाम जुड़ता है, टैगोर का भी नाम जुड़ता है। अब जो पूना समझौता हुआ उसका क्या हुआ? पूना समझौता हुआ, पूना समझौता में क्या हुआ? सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह सेपरेट इलेक्टोरेट वाला बात नहीं माना गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोला गया ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा, जबकि इसके पहले कॉम्युनल घोषणा में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही गई थी। लेकिन अब बोला गया कि दलितों के लिए ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा। उसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण किया गया। एक तो सबसे पहले प्रांतीय विधानसभाओं में क्या किया कि उनका सीट 71 से बढ़ा के 147 कर दिया गया, और केंद्रीय विधानसभा में 18% सीट दलित के लिए आरक्षण किया गया। 71 से 147, 18% सीट। उसके बाद ये जो पूना समझौता है तो इसमें मदन मोहन मालवीय साइन किया, राजगोपालाचारी साइन किया, पुरुषोत्तम दास टंडन साइन किया कराची में वाला, राजेंद्र प्रसाद साइन किए, और अंबेडकर साइन किए। कौन कौन? एक तो हिंदूवादी है ये राजगोपालाचारी, ये पुरुषोत्तम दास टंडन साइन किया, राजेंद्र प्रसाद और अंबेडकर, ये सब साइन किया गांधी की ओर से। फिर से यहाँ पर है, मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव के क्षेत्र में आरक्षित सीट आवंटित नहीं किए थे? तो मैकडोनल्ड घोषणा किया था 16 अगस्त 1932 को, तो मुसलमानों के लिए किया था, इसके लिए किया था, सिखों के लिए किया था, महिलाओं के लिए, ईसाई के लिए, लेकिन बौद्ध जैन सब के लिए नहीं किया था। संप्रदाय के बाद पूना पैक्ट अच्छा, पूना पैक्ट में दलित वर्गों के लिए क्या किया गया? तो केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पे सीटों का आरक्षण कर दिया गया। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। प्रांत में किया गया 71 से 147 सीट मिलेगा, केंद्र में 18% सीट मिलेगा। गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एमजी ने पहला अपना आमरण अनशन कब किया? तो 2020 कब खेला पहली बार? तो 20 सितंबर 1932 को, जस्ट 4 दिन पहले किया। किसके एवज में? तो कॉमनवेल्थ अवार्ड के समय किया था, तभी तो पूना समझौता हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? पूना समझौता के बाद अखिल भारतीय हरिजन संघ, अखिल भारतीय हरिजन संघ या ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये अखिल भारतीय हरिजन संघ, या फिर इसी का नाम था हरिजन संघ, या फिर इसी का नाम क्या था नहीं पता, याद नहीं आ रहा है। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, हाँ, इसका स्थापना गांधी ने किया 1932 में। ये एमजी ने किया, और पहले प्रेसिडेंट थे इसका जी घनश्याम दास बिरला, जीडी दास बिरला। दास है, दास बना पहला प्रेसिडेंट इसका। कौन बना? दास, हरिजन सेवक संघ का। फिर है यहाँ पे 1932 के पूना समझौता पर ये एमजी की ओर से किसने हस्ताक्षर किया? तो ये तो कहाँ थे? यरवदा जेल में थे बंद। तो इसकी ओर से 5-6 आदमी ने साइन किया। किसके साथ? अम्बेडकर के साथ। एक तो सबसे पहले हिंदूवादी मदन मोहन मालवीय, दूसरा कौन किया? जो गांधी का सपोर्टर था कराची अधिवेशन में, पीडीएस पुरुषोत्तम दास टंडन। तीसरा कौन किया? राजेंद्र बाबू किया, जो पेन तोड़ दिए थे साइन करके। तो इतना लोग साइन किया था, और एक एनसी राजा भी संबंधित है। यहाँ पर है, द पूना पैक्ट वाज एग्रीमेंट बिटवीन टू लीडर्स, अम्बेडकर और गांधी।
पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932। फिर यहाँ पर है, पूना पैक्ट से कौन कौन संबंधित है? गांधी तो है ही, अम्बेडकर तो है ही, मदन मोहन मालवीय साइन भी किया था, एनसी राजा भी संबंधित है, टैगोर भी है। क्योंकि एनसी राजा क्या किया था, वो गांधी के साथ मिल के यरवदा जेल में अनशन किया था, इस कारण एनसी राजा भी संबंधित है पूना पैक्ट से। गांधी का ऐतिहासिक उपवास 1932 में निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप समाप्त हुआ? तो पूना पैक्ट के साथ समाप्त हुआ। पूना पैक्ट हो गया तो फिर समाप्त हो गया। दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में सीट के आरक्षण कब मिली? तो 24 सितंबर 1932 को मिली थी। कब मिली थी? देखो यहाँ पे पूना पैक्ट का बात नहीं बोला एक भी बार, सीधे सिर्फ ये लाइन लिखा है। 1909 भी तो हो सकता है। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, वो भी मुसलमानों को। और 16 अगस्त 1932 जो है, उसमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कहा गई थी, लेकिन सीट आरक्षण की बात जॉइंट इलेक्टोरेट में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट में कहा गया था। इसी कारण सितंबर 1932। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पूना पैक्ट वॉज साइन बिटवीन 24 सितंबर 1932। सी। फिर यहाँ पर है एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन, लास्ट है। किस तारीख को एमसी मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? किस तारीख को किया था बताओ? तो 16 महाजनपद में कब घोषणा किया था आग लगाने का? 16 अगस्त 1932 को। अच्छा, ये डेट किस लिए इम्पोर्टेंट है? तो गांधी पहली बार आमरण अनशन किए, 2020 खेले। ये क्यों है? तो पूना पैक्ट हुआ था। ये क्यों जरूरी है? तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन है? तो मुस्लिम लीग के स्थापना से जिन्ना का नाम नहीं जुड़ता है। जिन्ना 1934 में मुस्लिम लीग की पुनर्स्थापना से जुड़ता है। खान अब्दुल गफ्फार खान का भी नाम नहीं जुड़ता है। बच्चा इन दोनों का नाम, तो इन दोनों में ढाका के नवाब के समील उल्ला खां को ही क्या दिया जाता है? प्राथमिकता दिया जाता है, क्योंकि इसी के कहने पे 30 सितंबर 1906 में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें ये मुस्लिम लीग का नाम पहले था कॉन्फिडेंसी। क्या था? कॉन्फिडेंसी। उसके बाद इसका नाम रखा गया मुस्लिम लीग। तो पहले इसको देंगे प्राथमिकता, फिर आगा खां को देखते हैं, फिर मोहसिन उल मुल्क देते हैं, जिसके नेतृत्व में 35 मुसलमान गए थे ढाका। ठीक है। अच्छा, जिन्ना ने 14 सूत्री मांग कब रखी थी? तो 1929 में। याद रखेंगे, मार्च 1929 में नेहरू रिपोर्ट के समय, जबकि गांधी 11 सूत्र मांगी। इस पे आएंगे हम लोग शाम में सवाल। मुस्लिम लीग ने कब पृथक राज मुसलमान राज की मांग की? तो मार्च 1940। मार इसको। लंदन में पहली भूमिगत रेलवे कब चली? 10 जनवरी 1863। फिर से यहाँ पर देखो, मुस्लिम लीग का संस्थापक का नाम पूछा जाए तो ढाका का नवाब समीउल्लाह खां, सेकंड में आगा खां, फिर मोहसिन उल मुल्क। अब हो गया। अब हम लोग स्क्रीनशॉट 1 2 3 4। अप्रैल टीए आर्मी